हेलो प्यारे बच्चों। आज हम अपना 9th क्लास का पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ को पढ़ेंगे। इस अध्याय में आने वाले सभी क्रियाकलापों को भी हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे आसपास जो वस्तुएं बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? पदार्थ की। और पदार्थ को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? पदार्थ को हम कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कह सकते हैं। पदार्थ को हम दो तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, दो तरह से बांट सकते हैं, उनके भौतिक गुणों के आधार पे और उनकी रासायनिक प्रकृति के आधार पर। लेकिन अपने पहले अध्याय में केवल भौतिक गुणों के बारे में ही जानेंगे। भौतिक गुण यानी कि बाहर से हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं, वो होते हैं उसके भौतिक गुण। पहला टॉपिक है हमारा पदार्थ की भौतिक प्रकृति। और इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है जो पदार्थ है वो कणों का बना होता है। इसके लिए हम क्रियाकलाप 1.1 करेंगे। इसके लिए हम एक बीकर लेंगे 100 मिलीलीटर का, उसको पानी से भरेंगे आधा, और पानी से भरने के बाद जहां पानी भरा है उसको हम मार्क कर देंगे, चिन्हित कर देंगे, और कांच की छड़ की मदद से उसमें थोड़ा सा नमक घोलेंगे। नमक घोलने के बाद हम देखेंगे कि उसके जो जल स्तर में क्या कोई परिवर्तन हुआ है, नमक कहाँ गया। और अगला क्वेश्चन है कि गायब हो गया क्या, नमक क्या गायब हो गया, और पानी का स्तर क्या बदला। इस तरह से हम एक बीकर लेंगे, उसमें हम नमक डालेंगे और छड़ की मदद से नमक को मिला देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो पानी है, पानी कणों का बना हुआ है। जब हमने नमक के कण उसमें मिलाए तो कण आपस में घुल मिल गए। इस क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ है वो कणों का बना हुआ है, कणों से ही बना हुआ है। अगला टॉपिक है हमारा पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, ये हम पता लगाएंगे। इसके लिए हम अपना क्रियाकलाप 1.2 करेंगे। हम पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल ले लेंगे और उसको 100 मिलीलीटर पानी में घोल देंगे। फिर घोल बनाने के बाद उसमें से 10 मिलीलीटर पानी लेंगे और इसे साफ 10 मिलीलीटर पानी में डाल देंगे। फिर इसमें से 10 मिलीलीटर पानी निकालेंगे और इसे 90 मिलीलीटर पानी में डाल देंगे। चित्र द्वारा समझते हैं। हमने 100 मिलीलीटर पानी लिया, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले और यहाँ से हमने 10 मिलीलीटर घोल लिया, इसको साफ पानी में मिला दिया। फिर यहाँ से हमने 10 मिलीलीटर घोल लिया, इसको हमने फिर साफ पानी में मिला दिया। फिर हमने 10 मिलीलीटर पानी घोल लिया और इसको फिर साफ पानी में मिला दिया। इस तरह से इस गतिविधि को हम 5 से 8 बार करेंगे और देखेंगे क्या पानी अब भी रंगीन है। इस तरह से 5 से 7 बार या 8 बार करने के बाद हम पाते हैं कि पानी अभी भी रंगीन है। तो इस क्रियाकलाप से पता चलता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल ही लाखों छोटे छोटे कणों का बना हुआ है, और वो कण जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो हम कह सकते हैं पदार्थ के कण बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इतने कि हमारी कल्पना से भी वो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा जो गुण धर्म था कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। अब हम पदार्थ के इन कणों के लक्षणों के बारे में जानेंगे कि इनके लक्षण क्या होते हैं। पहला लक्षण होता है कि इन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। कैसे जानेंगे? जब हम चाय या कॉफी बनाते हैं या नींबू का पानी बनाते हैं, तो नींबू का पानी बनाते समय हम पानी लेते हैं, चीनी लेते हैं, नमक लेते हैं। तो क्योंकि एक दूसरे के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है तो आपस में घुल मिल जाते हैं। तो जब रिक्त स्थान होगा तभी वो आपस में घुल मिल पाएंगे, नहीं तो वो घुल मिल नहीं पाएंगे। तो इस अ, दैनिक क्रियाकलाप के आधार पे हम कह सकते हैं पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान उपस्थित होता है। दूसरा हमारा लक्षण है कि पदार्थ के जो कण है वो निरंतर गतिमान रहते हैं। इसके लिए हम अपने अलग अलग क्रियाकलाप करेंगे। हम कक्षा के एक कोने में अगरबत्ती जलाएंगे। इसकी गंध पाने के लिए हमें कितना करीब जाना होगा? जब हमने इस अगरबत्ती को जलाया तो दूर बैठे बैठे भी क्या हम इसकी गंध आती है? इन सभी रिकॉर्डों को, इन सभी परीक्षणों को हम रिकॉर्ड करें।
इसके अलावा एक और एक्टिविटी करते हैं, एक और क्रियाकलाप करते हैं। पानी से भरे 2 ग्लास लेते हैं, एक में नीले रंग की शाही डालते हैं और एक में हम क्या सावधानी से क्या डालेंगे? शहद। उसको एक तरह से एक कोने में रख देंगे क्लास में और रिकॉर्ड करेंगे कि जब हमने चाय की बूंद डाली तो वो कितने देर के बाद घुल गई, और शहद की बूंद घोलने के बाद हमने क्या देखा। शाही का जो पानी है वो क्या पूर्ण रूप से कितने घंटों में एक जैसे रंग का हो गया, कितना उसको टाइम लगा। इन परीक्षणों को हम रिकॉर्ड करेंगे। अगली गतिविधि है हमारी कि हम एक गर्म पानी का ग्लास लेंगे और एक ठंडे पानी का ग्लास, दोनों में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाल देंगे और उनको बैठने देंगे, उनको छेड़ेंगे नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि समय बीतने के बाद क्या होता है। क्या ठोस और द्रव के कणों के बारे में हमें कुछ पता चलता है, और जो मिश्रण की दर है, जो आपस में वो घुल मिल रहे हैं, वो क्या तापमान के साथ बदलती है? कैसे बदलती है और क्यों बदलती है? तो हमने अपने 3 क्रियाकलाप किए, क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5। तो इससे हमें पता चलता है कि पदार्थ के जो कण है वो निरंतर गतिमान रहते हैं, और उनमें क्योंकि क्या होती है गतिज ऊर्जा। जैसे जैसे हम उसका तापमान बढ़ाते हैं, जैसे इस केस में हमने एक गर्म पानी लिया और एक ठंडा, तो गर्म पानी में तापमान बढ़ा हुआ था तो उनमें गतिज ऊर्जा भी ज्यादा थी, तो वो तेजी से फैले। तो जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उनकी जो गति है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पदार्थ के कण है वो निरंतर गतिमान रहते हैं, और गति में रहने के कारण दो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ के कण है वो आपस में घुल मिल जाते हैं, और इस घुल मिल जाने को हम क्या कहते हैं? विसरण। जैसे हमने यहाँ देखा कि हमने पानी के अंदर जब नीले रंग की शाही मिलाई तो वो उसके अंदर घुल गई, कुछ ही समय में वह समान रूप से पूरे पानी में फैल गई, और इस विधि को हमने कहा विसरण। गर्म पानी में विसरण तेजी से होता है और ठंडे पानी में विसरण थोड़ा धीमी गति से होता है। पदार्थ के कण क्या एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? इसको समझते हैं। इसके लिए एक गतिविधि करते हैं। हम एक कील लेते हैं लोहे की, चौक का टुकड़ा और रबड़ बैंड। इनको हम हथौड़े से या काट कर या सील कर या किसी तरह से इनको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से, तीनों जो हमने पदार्थ लिए हैं, किसके बीच में अधिक बल है? यानी कि किसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल होगा? क्रियाकलाप 1.8। हम कंटेनर यानी कोई बर्तन में थोड़ा सा पानी लेंगे और पानी की मदद से उसकी सतह को काटने का प्रयास करेंगे। क्या आप पानी की सतह को काट पाते हैं? हम देखते हैं कि पानी की सतह एक साथ रहती है। क्यों? इसका क्या कारण है? पानी की सतह अलग क्यों नहीं हो पाती है? तो इसका कारण यह है इन दोनों गतिविधि का कि पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है, और ये बल क्या करता है? उनको जोड़े रखता है। इसी आकर्षण बल की शक्ति की वजह से एक पदार्थ में जहां ज्यादा बल होगा और एक पदार्थ जिसमें कम बल होगा, वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, लोहे की कील जो है वो रबड़ बैंड से या चौक के टुकड़े से, क्योंकि उसके अंदर बल जो है ज्यादा है, इनके अंदर कम है, तो इसके जो पदार्थ है, पदार्थ के कण है, इसके पदार्थ के कणों से अलग होंगे, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है वो अलग। अब हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था की। तो पदार्थ की 3 अलग अलग अवस्था होती है, ठोस, तरल और गैस। सबसे पहले बात करते हैं हम ठोस अवस्था की, और ठोस अवस्था के लिए हम अपना जो क्रियाकलाप 1.9, इसके लिए हम एक कलम, एक किताब, सुई और एक लकड़ी की छड़ लेंगे। पेंसिल की मदद से नोटबुक में हम इनकी आकृति को बनाएंगे। उसके बाद हम इनकी सीमाओं को पेंसिल के हेल्प से ड्रॉ करेंगे। क्या इन सभी का एक निश्चित आयतन है? क्या हथौड़े की मदद से इनको हम तोड़ सकते हैं? गिराने पर अगर हम गिराते हैं तो क्या होगा? क्या ये एक दूसरे में विसरण कर सकती है? या बल लगाकर इनको हम संपीड़ित कर सकते हैं, इनके आकार को हम छोटा कर सकते हैं? ये सभी क्रियाकलाप करने के बाद हम कह सकते हैं कि इन सभी की का एक निश्चित आकार है, सीमाएं निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठोस पर अगर हम बल लगाते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो इनका आकार जो बदलना है वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठोर होती है।
इन सभी बातों का हमें पता चलता है जब हम क्रियाकलाप 1.9 करते हैं। इस क्रियाकलाप के आधार पर हम ठोस अवस्था के कुछ लक्षण के बारे में इस प्रकार कह सकते हैं कि इनका निश्चित आकार और सीमा होती है, इनका आयतन भी निश्चित होता है। दूसरी बात, कठोर होने के कारण ये अपने आकार को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। इनमें संपीड़न जो है वो बहुत कम है, इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। और इनमें विसरण की जो क्षमता है वो जो है ना के बराबर होती है, ये एक दूसरे में फैल नहीं सकते हैं, इनमें विसरण विधि संभव नहीं है। अब बात करते हैं हम अपनी द्रव अवस्था के लिए। इसके लिए हम क्रियाकलाप 1.10 करेंगे। इसके लिए हमें इकट्ठा करना है पानी, खाना पकाने वाला तेल, दूध, शीतल पेय। हम इन सब का इस्तेमाल करेंगे और अलग अलग तरह के हम कंटेनर लेंगे। हम एक 50 मिलीलीटर का जो है एक कंटेनर ले लेंगे। अगर इन द्रव को हम फर्श पे गिरा देते हैं तो क्या होगा, 50 ml नाप कर हम अलग अलग कंटेनर में इनको रखेंगे। क्या इनका आयतन समान रहता है एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने पर? जब हम द्रव को एक पात्र से दूसरे पात्र में डालते हैं तो क्या ये आसानी से बह सकते हैं? इस तरह के कुछ क्रियाकलाप हम इस गतिविधि में करेंगे। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, बल्कि उसका आयतन निश्चित होता है। यानी अगर हमने 50 ml जो पानी है वो कटोरी में लिया या 50 ml पानी हमने ग्लास में लिया, उसका आयतन सेम रहेगा लेकिन उसका आकार बदल जाएगा। वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। तरल प्रवाह और आकार बदलते हैं, यानी कि वो बहते हैं और आकार बदलते हैं। वे कठोर नहीं होते तो हम उनको क्या कह सकते हैं, वे द्रव है। वे बहते हैं तो हम उनको द्रव कह सकते हैं। अब इस गतिविधि के आधार पर हम तरल अवस्था के कुछ लक्षण जानेंगे कि द्रव द्रव अवस्था का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। तरल बह सकते हैं, ये अपना आकार बदल सकते हैं। और तीसरा गुण है कि तरल ठोस नहीं होते, लेकिन ये बहने की क्षमता रखते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह सकते हैं। अब बात करते हैं हम तरल अवस्था से संबंधित एक क्वेश्चन कि हमारे जो सभी जीवित प्राणी है, जैसा हम जानते हैं, उनको सांस लेने की जरूरत होती है। जल में भी कुछ जंतु रहते हैं, तो वो किस प्रकार जल में जीवित रह पाते हैं, क्योंकि पानी में जल में ऑक्सीजन खुली होती है और वहां से वो सांस ले पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो कि एक गैस है, वो किस में विसरण उसने किया, जल के अंदर। यानी तरल अवस्था के अंदर गैस जो है विसरित हो गई, वह उसमें घुल मिल गई। इसी आधार पर जो हमारे जीव जंतु है वो जिंदा रह पाते हैं। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस जल में विसरित हो सकते हैं। द्रव के विसरण की दर जो है वो ठोस से अधिक होती है। अभी हमने देखा कि जो ठोस है उसकी विसरण की दर ना के बराबर होती है, लेकिन द्रव की विसरण की दर ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। अब हम बात करते हैं गैसीय अवस्था की। इसके लिए भी हमें एक क्रियाकलाप करना होगा। हम 300 मिलीलीटर का एक सिरिंज लेंगे और उसके नोजल को हम बंद कर देंगे रबड़ की हेल्प से। उसके बाद सिरिंज में से पिस्टल हटा देंगे और एक में पानी भरेंगे और एक में चौक का टुकड़ा और तीसरे को ऐसा ही रहने देंगे। उसके बाद उसमें उसका पिस्टल हम डाल देंगे और पिस्टल को चलाने के लिए हम उसमें थोड़ी सी वैसलीन लगा देंगे। अब तीनों पिस्टल को धक्का मारेंगे और देखेंगे कि किसको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि जिसमें कुछ नहीं है, यानी कि जिसके अंदर हवा है, उसको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। उसके बाद द्रव को और सबसे अंत में चोक के टुकड़े को, जिसको संपीड़ित करना थोड़ा मुश्किल होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ठोस और तरल की तुलना में गैस जो है को अधिक संकुचित किया जाता है, अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। रसोई घर की जो हमारी गैस होती है, जिसको हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, जो खाना पकाने के काम आती है, उस गैस को भी हम कैसे करके सिलेंडर में रखते हैं, संपीड़ित करके। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस जो अस्पताल में मिलती है, वो भी किस रूप में मिलती है, संपीड़ित गैस के रूप में। इसके अलावा वाहनों में जिस सीएनजी गैस, सीएनजी की फुल फॉर्म होगी संपीड़ित प्राकृतिक गैस,
जिसका इस्तेमाल वाहन में ईंधन के रूप में किया जाता है, उसको भी किस रूप में रखा जाता है, संपीड़ित करके रखा जाता है, और उसका इस्तेमाल जो है वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। अब गैसीय अवस्था के लक्षण देखते हैं। गैस का कोई ना तो निश्चित आकार होता है, ना ही आयतन। गैसीय अवस्था के जो कण है वो मतलब आपस में टकराते रहते हैं, वो निरंतर गति करते रहते हैं। प्रसार की दर होती है वो बहुत ज्यादा उच्च मिलती है, यानी कि इसमें जो विचरण की दर है वो बहुत उच्च होती है, और गैस को आसानी से संपीड़ित भी किया जा सकता है। अब हम जानते हैं क्या पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, यानी कि हम द्रव को ठोस में, ठोस को द्रव में, या द्रव को गैस में बदल सकते हैं। हाँ, बदला जा सकता है, लेकिन किस प्रकार वह जानते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले तापमान का इस्तेमाल करेंगे कि तापमान के प्रभाव से कैसे बदला जा सकता है। इसके लिए हम एक बीकर में 150 ग्राम 150 ग्राम बर्फ लेंगे, उसमें थर्मामीटर हम लगा देंगे और धीमी आंच में उसको गर्म करना शुरू करेंगे। जब बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी उस तापमान को हम नोट करेंगे। उसके बाद जब सारी बर्फ पानी में बदल जाएगी उस तापमान को हम नोट करेंगे, और उसके बाद भी हम उसको गर्म करते रहेंगे। इस तरह से हम एक सेटअप कर लेंगे, और उसको जब हम गर्म करते रहेंगे, हम तब तक गर्म करेंगे जब तक कि सारा पानी वाष्पीकृत ना हो जाए, और सभी अवस्थाओं पर हम तापमान को रिकॉर्ड करेंगे और उसको नोट कर लेंगे। अब हम इस गतिविधि से या क्रियाकलाप से देख सकते हैं कि ठोस का जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और वो किसमें बदल जाता है, द्रव में। अब इस गतिविधि से रिलेटेड या इससे संबंधित हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे। पहली परिभाषा है वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस जो है द्रव में बदल जाता है, वह उसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक जो है 273.15 केल्विन होता है। अगली अपनी परिभाषा देखते हैं। ठोस अवस्था को तरल अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम संलयन भी कहते हैं। इसके अलावा अगली परिभाषा है जब हम 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलते हैं, और उसके लिए हमें जितनी भी ऊर्जा की या ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम संलयन की गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। जैसे हमने देखा कि जब तक हमने बर्फ को गर्म किया, और बर्फ जब तक पानी में नहीं बदल गई उसका तापमान नहीं बदलता। और तापमान क्यों नहीं बदलता, क्योंकि तापमान, जितना भी तापमान है वो कहाँ पे काम आ जाता है, ठोस से द्रव को बदलने में, और उसी को कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। क्योंकि यहाँ पे ठोस को द्रव में बदला जा रहा है, तो इसलिए संलयन की गुप्त ऊष्मा इसको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा द्रव उबलने लग जाता है जिस तापमान पर, उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। पानी का क्वथनांक 373.15 केल्विन होता है। अब जब वो क्वथनांक पर 1 किलो तरल जो है किसमें बदलेगा, भाप में बदलेगा, और उसके लिए जितनी ऊष्मा उसको चाहिए उस ऊष्मा को हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि तरल जब तक पूरा गैस में नहीं बदल जाएगा तापमान में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, और उस तापमान में कोई बदलाव नहीं आता क्योंकि उस ऊष्मा को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस को सीधा गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है वह विधि कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन से रिलेटेड एक क्रियाकलाप हम करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा कपूर ले लेंगे। इस तरह से हम एक चाइना डिश लेंगे, उसमें कपूर ले लेंगे, और इस तरह से हम एक कीप को उल्टा करके रखेंगे, इसके ऊपर हम रुई लगा देंगे और इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे। इस गतिविधि हम क्या देखेंगे, जो हमारा ये ठोस है, जो ठोस कपूर है, ये सीधा ही गैस में बदल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉटन लगा दिया है, रुई लगा दी है। तो हम उस ठोस को कहाँ से एकत्र करेंगे, यहाँ से। तो अभी यह प्रक्रिया जहाँ ठोस सीधा गैस में बदल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। अब हम देखते हैं कि कैसे दबाव के साथ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि देखिए कणों के बीच में क्या उपस्थित है, कणों के बीच में दूरी है। अगर
प्रेशर लगाकर दबाव के साथ इस दूरी को कम कर दिया जाए तो ठोस को द्रव अवस्था में बदला जा सकता है, और ज्यादा प्रेशर लगाया जाए तो द्रव को किस में बदला जा सकता है, गैस में। तो दबाव का इस्तेमाल करके भी अवस्था में परिवर्तन करना संभव है। इसी तरह से का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ठोस में बदला जाता है, और उस बर्फ को हम कहते हैं शुष्क बर्फ। यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम है शुष्क बर्फ। अब जानते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है कि जब द्रव जो है वो किस में बदल जाता है, भाप में, लेकिन उसका जो तापमान है वो उसके क्वथनांक से नीचे ही रहता है। इस तरह की प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। आजकल गर्मियों में आप देखते होंगे आपके शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, और आपके शरीर से जो पसीना निकलता है वो भाप बन के जो है आसमान में चला जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक है सतह क्षेत्र, यानी हम जब सतह क्षेत्र को बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगी। जब हम अपने किसी कपड़े को जल्दी सुखाना चाहते हैं तो उसको हम फैला देते हैं, तो वाष्पीकरण उसमें से जल्दी हो जाता है और कपड़ा जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उसमें से पानी जल्दी से भाप बनकर उड़ जाता है। तापमान, तापमान भी आप देख सकते हो कि गर्मियों में जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, बजाय इसके कि सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में तापमान कम होगा तो वहां पे जो हमारी वाष्पीकरण की दर है वह भी कम होगी। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है बच्चों हवा में कितना पानी है। अगर हवा में आर्द्रता यानी हवा में पहले से ही पानी ज्यादा है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चौथा है हमारा हवा की गति। अगर हवा की गति ज्यादा होगी तो जो वाष्पीकरण की दर है वह अपने आप घट जाएगी। अब हम अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ अनुभव क्वेश्चंस के साथ शेयर करते हैं। वाष्पीकरण किस प्रकार शीतलन का कारण बनता है? यानी आप गर्मियों में देखते हैं कि गर्मी जब बढ़ती है तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, और पसीना निकलने के बाद पसीना जब हवा में उड़ जाता है वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा, तो हमारे शरीर को ठंडा लगता है। और ठंडा क्यों लगता है कि वाष्पीकरण के दौरान तरल कण ऊर्जा की हानि को कहाँ से प्राप्त करते हैं, आसपास से प्राप्त करते हैं, और आसपास से जब प्राप्त करते हैं तो वातावरण को क्या बना देते हैं, ठंडा। इसी वजह से जब पसीने हमारे शरीर में आते हैं तो हमारे शरीर का तापमान ठंडा हो जाता है। अब हमें गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि गर्मियों के दिनों में हमें अधिक पसीना आता है, और जो कपास यानी कि जो सूती कपड़ा है वो पसीने को सोख लेता है, और इसके अलावा उसमें से वाष्पीकरण वाष्पीकरण प्रक्रिया भी आसानी से हो सकती है, वो उसको मदद करेगा, तो इसीलिए हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि बर्फ के ठंडे पानी पर, यानी बर्फ का जो ठंडा पानी है उसको जब हम ग्लास में रखते हैं तो ग्लास की बाहरी सतह पे पानी की कुछ बूंदें हमें दिखाई देती है। वो बूंदें कहाँ से आती है? जैसा हम जानते हैं कि वायु में क्या होते हैं, जल वाष्प। तो जो वो जल वाष्प और वो वायु ग्लास से टकराएगी, तो ग्लास से टकराने के बाद जो वो जल वाष्प है वो किस में बदल जाएंगे, तरल अवस्था में। और तरल अवस्था यानी कि पानी की बूंदे, तो वो पानी की बूंदे उस ग्लास पर हमें दिखाई देंगे, क्योंकि पानी के ग्लास का तापमान कम होता है, और वहां पे कम तापमान की वजह से जो जल वाष्प है वो किस में बदल जाता है, तरल अवस्था में। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन, सभी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।